तो थियरी हम बता चुके हैं पूरी पिछली क्लास में। आज हम लोग को केवल उसके क्वेश्चंस देखने हैं कि उसके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक तो हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से करना है, और दूसरे उसमें एक स्पेशल केस भी होता है, जैसे कि मीडियन में था वहाँ पे। उसमें स्पेशल केस में ये था कि अगर कोई नंबर बार बार आ जाता है तो हम क्या करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऐसा मार्क्स हैं जिनका डिफरेंस बराबर है तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरह, अगर मान लीजिए एक ही अंक बार बार आ रहा है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि शायद एग्जाम में भी एक आध बार इसको पूछा है। ठीक है, चलो शेयर कराते हैं प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। जहाँ दिक्कत हो तुम लोग पूछ लेना। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। देखो, जो थियरी बताई थी उसमें हमने ये बताया था कि कोरिलेशन या सहसंबंध में क्या होता है। हम ये देखते हैं कि एक चर के घटने या बढ़ने का दूसरे चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमने तुम्हें 3 केसेस बताए थे। पॉजिटिव एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, नेगेटिव एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और तीसरा था जीरो कोरिलेशन, जहाँ पर एक के घटने या बढ़ने से दूसरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 केसेस थे। उसके बाद हमने तुम्हें बताया कि रैंक ऑर्डर क्या होता है। रैंक ऑर्डर का मतलब होता है, अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि श्रेणी में क्रम कैसे दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये कह रहा है कि 10 छात्रों के संस्कृत और अंग्रेजी के परीक्षण पर प्राप्तांक दी गई सारणी के अनुसार थे। ये है सारणी जिसमें कि प्राप्तांक दिए गए हैं। तो संस्कृत और अंग्रेजी प्राप्तांकों के बीच में श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करो। तो अब जो छात्र हैं 1 से लेकर के 10 तक हैं, है ना, क्रम में रहेंगे। हम लोग देते हैं ना सीरियल नंबर। तो छात्र संख्या 1 को संस्कृत में मिला है 11 और इंग्लिश में मिला है 12। क्लियर? पहला जो छात्र है उसको संस्कृत में 11 नंबर मिला है और इंग्लिश में 12 नंबर मिला है 20 नंबर के टेस्ट में। ये बात समझ में आ रही है? इसमें तो कुछ ऐसा कठिन है नहीं, या कोई डाउट है? तो अब इसी तरीके से छात्र संख्या, जो दूसरा विद्यार्थी है उसको 13 और 11 मिले हैं, तीसरे को 15 और 19 मिले हैं, और करते करते जो 10वां है उसको संस्कृत में मिला है 11 और अंग्रेजी में मिला है 15। तो ये कह रहा है कि इनके बीच में जो ये प्राप्तांक है इनके बीच में श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को ही क्रम प्रदान करते हैं। अब वो क्रम देते हम कैसे हैं, वो देखो, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको देंगे नंबर 1, फिर उससे जो छोटा रहेगा, जैसे 20 यहाँ पे सबसे बड़ा है तो ये नंबर 1 हो जाएगा। फिर उससे छोटा कौन सा है बताओ, 20 से छोटा कौन सा है संस्कृत में? मैम 16। ओके, तो 16 को क्या रैंक मिलेगी? 2। उससे छोटा? मैम 15। तो 15 को हम दे देंगे रैंक 3। ठीक है, तो ये देखो ये बनती है ऐसे टेबल, दिख रहा है 1 2 3 4। ये छात्र संख्या हो गई, इसके संस्कृत के प्राप्तांक हो गए जिसको कि हम x से दिखाएंगे, और इंग्लिश के प्राप्तांक है जिनको कि हम y से दिखाएंगे। ये इसके प्राप्तांक हो गए। अब देखो हम लोगों ने 20 को कितना रैंक दिया था? 1 दिया था ना अभी तुरंत। यहाँ पर मैंने कहा कि संस्कृत में 20 सबसे बड़ा नंबर है तो इसको फर्स्ट रैंक मिलेगी। फिर तुम लोगों ने कहा कि 15 सेकंड है, फिर 14 थर्ड है। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो यही जो है ये इसकी रैंक होती है, रैंक।
अब जैसे संस्कृत के प्राप्तांक को हम x से दिखा रहे हैं और इंग्लिश के प्राप्तांक को y से दिखा रहे हैं, तो x की रैंक को हम rx दिखाएंगे, रैंक ऑफ x, और y की रैंक को ry दिखाएंगे। तो अब rx क्या है, यहाँ 20 जो नंबर है इसको हम पहला क्रम दे दिया हमने, फिर दूसरे नंबर पर 16 आ गया, फिर तीसरे नंबर पर क्या आ गया, 15 आ गया, चौथे नंबर पर कौन सा अंक है बताओ? मैम 14। एक ही बच्चे को दिख रहा है क्या, बाकियों को नहीं दिख रहा है? चलो अब तुम नहीं बोलना। पांचवें नंबर पे कौन सा है? मैम 13 है ना। छठे पर 12 ओके। सातवें पर 11 ठीक। आठवें पर 10 मैम ओके 10 हाँ। नौवें पर 9 ओके। और 10वें नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है? 8 8 है। ठीक है, तो ये जो x था, x की रैंक को हमने rx के फॉर्म में लिखा। इन द सेम मैनर जो ये y है, इसकी रैंक ry को भी हम इसी तरह से नंबर देंगे। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है? 19, मतलब इंग्लिश में 19 है जो हाईएस्ट मिला है। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 1। अब दूसरा नंबर कौन सा है बताओ, 19 से छोटा कौन सा है? 60 मैम 17 17 है, 16 नहीं है ना। और फिर उसके थर्ड नंबर पे कौन सा है इनमें? 16 ओके। फोर्थ नंबर 15 फिफ्थ मैम 14 हाँ। सिक्स 13 ओके। सेवेंथ 12 है मैम। ठीक है। आठवां 11 ठीक है। 11 मैम। नौवां कौन सा है बेटा? मैम 10 हाँ ठीक है। और 10वां? 9 तो मेरे ख्याल से ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई कि हम लोग रैंक कैसे दे रहे हैं। किसी का इसमें कोई डाउट अब रह गया हो तो बताओ, रैंक हम कैसे दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन किसी का अभी, या फिर से आपको आ गया? नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे आ गया, नहीं आ रहा है तो बोलो। आ गया। आ गया, वाह। चलो, तो फिर मेरा काम आसान हो गया। संस्कृत के प्राप्तांक ये हैं, इनको हमने रैंक दे दिया। इंग्लिश के प्राप्तांक हैं, उनको हमने रैंक दे दिया। फिर उसके बाद निकालते हैं डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होता है? आर एक्स डिफरेंस आर वाई। ये देखो, ये यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये डिफरेंस का साइन होता है। अब चाहे आर एक्स बड़ा हो चाहे आर वाई बड़ा हो, हम यहाँ माइनस करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। और हमको जो फॉर्मूला में रखना है वो है डी स्क्वायर। तो तुम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब हम कोई माइनस वाली संख्या होती है उसमें फिर से उसका स्क्वायर करते हैं, तो जो हमको वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव नहीं रहती बल्कि वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो ये पहली वाली रैंक है आर एक्स और आर वाई, इसका डिफरेंस निकाल कर ये यहाँ पर लिखेंगे। और चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तो वो चिन्ह बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब आर एक्स है 8, आर वाई है 7, डिफरेंस कितना आएगा? 1 एक ही बच्चा बोलता है, बाकी सब एकदम शांत रहते हैं। अब मंजू तुम मत बोलना, दूसरा कौन है? चलो बताओ, 5 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 3 हम्म
और यहाँ पे हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही बताया कि जब हम 3 का अगर -3 लिखेंगे तब भी उसका स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा, और 3 है तब भी उसका स्क्वायर करने पर 9 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 है, उसका डिफरेंस हमने निकाला 2 आ गया। 4 और 2 है, डिफरेंस निकालने पे कितना आ गया, कितना दिख रहा है? मैम 2 आएगा। 2 है। मैम 2। हाँ, तो अब हम सारे का सारा जितना है सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो 2 जगह 0 आ रहा है, यहाँ पर भी रैंक 9 है और यहाँ पर भी रैंक 9 है, दिख रहा है ना? तो 9 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0। फिर 6 है और 6 है, दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, 0। और इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 0। 0 के साथ कोई भी तुम संक्रिया करोगे तो वहां पर तुम्हें 0 ही मिलेगा। किसी भी संख्या का गुणा कर दोगे तुम्हें 0 ही मिलेगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। तो अब हमारे पास डिफरेंस है और डिफरेंस का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हम जोड़ देंगे, डी स्क्वायर मिल गया हमको, पहले डिफरेंस निकाला फिर डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, और इस स्क्वायर को जब हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगी जो वैल्यू वो होगी सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा मतलब सबका जोड़। किसके यहाँ खटखट खटखट हो रहा है वो अपना म्यूट करो। तो ये चीज समझ में आ गई, डी स्क्वायर और सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर है डिफरेंस का स्क्वायर, और सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? मैम इस वर्ग का जोड़। वर्ग का जोड़ है। अब देखो हम लोगों ने पिछली बार फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने तुम्हें बताया था कि इसको हम रो से डिनोट करते हैं, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को। इसमें एक ही चीज थी जो तुम्हें निकालनी थी, वो थी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें फाइनल कैलकुलेशन करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, 6 के साथ उसका गुणा कर देंगे अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने थे, 10, 10 बच्चे थे ना। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई 120 और n की वैल्यू निकली 10। तो हम फॉर्मूले में इसको रख देंगे 1 माइनस 6 इंटू 120। समझ में आ गया ना 120 कहाँ से आ रहा है? ये जब 120 हम रख रहे हैं, इसको हमने कैलकुलेट किया, सारणी बना के निकाला, फिर उसके बाद n है और n का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 मिल जाएगा माइनस 1। अब हम 6 में 120 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 720, और 10 यहाँ पे लिख दिया, 100 में से कर दिया 1 माइनस, तो 720 बटा 10 गुणित 99। कैलकुलेशन क्लियर हो रही है ना, कैसे कैसे चल रहा है? कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन यस पर? मैम। नो मैम। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अभी तुरंत बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया 1 माइनस 720 अपॉन 10 इंटू 99। अब इसमें से हम फिर से करेंगे तो ये नीचे 99 बच रहा है। अब यहाँ से 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 99 हो जाएगा, इस 1 की जगह पे 99 आ जाएगा, माइनस यहाँ जो 72 बचा है वो लिख जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 27 अपॉन 99, और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3 अपॉन 11 एंड दैट इज इक्वल टू 0.27। ठीक, तो ये इसका इतना मान आ गया। इसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि इसकी व्याख्या करना भी आवश्यक होता है, इसके अपने आप में जो मतलब है उसको हमें एक्सप्लेन करके बताना होता है। तो ये जितना अभी तक तुम लोगों ने देखा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो उसको अभी पूछ लो। हम एक बार फिर दिखा देते हैं। देखो यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है, ये है क्वेश्चन जिसमें संस्कृत और इंग्लिश के क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं, और कह रहा है कि श्रेणी क्रम से संबंध गुणांक की गणना कीजिए। फिर उसके बाद हमने ये टेबल देखी जिसमें x और y के लिए rx और ry का कैलकुलेशन किया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसका सम कर दिया, तो सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला में रखा रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कहीं किसी भी स्टेप पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो।
तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे का बता देते हैं। मैम ये हाँ बता। मैम ये 99 माइनस 72/99 कैसे आया? देखो ये जो है यहाँ पर ये स्टेप 1 माइनस 72/99 बच रहा है यहाँ पे, ये 0 इस 10 से कट गया यस मैम। है ना, तो 1 माइनस 72/99 बच रहा है। तो यहाँ पे जो 1 है इसके अपॉन भी 1 है। अब इस 1 और 99 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमको 99 मिलेगा। जैसे भिन्न का हम घटाना करते हैं है ना, जो इधर रहता है नीचे डिनोमिनेटर में उसका और इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है, 1 को हम 1/1 भी लिखते हैं ना, 1 को अगर हम 1/1 लिख दें तो कोई डिफरेंस होगा उसमें बताओ? ये अभी हम ब्लैक बोर्ड शेयर कराएंगे तो उसमें भी बता देंगे, बस इसको सीधे समझ लो कि अगर यहाँ पर 1 है तो नीचे हम जब एलसीएम लेंगे तो जो संख्या यहाँ रहती है ना वही आ जाएगी, और इसी संख्या को हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो 99 यहाँ भी आ गया और 99 यहाँ भी आ गया। एक बार तुम लोग खोल के देखना भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है, शायद रिकॉल कर पाए हो अब कि कैसे हम लोग कर रहे थे। उसी प्रोसेस से क्या है, जब हम 1 माइनस 72/99 करेंगे तो नीचे 99 आ जाएगा। अब 99 बन जा 99 तो यहाँ पर 99 लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 99 से ये एक बार जाएगा तो यस मैम ये समझ में आ गया। कट जाएगा, कटने के बाद ये 72 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 27। ठीक, और यस कोई मैम। क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलो नहीं है तो फिर आगे देखो। ये जो 0.27 है हमने तुम्हें पिछली बार भी बताया था कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरिलेशन निकल रहा है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, और इसका मान जो है 0.27, मतलब अगर हम पूरे को 1 मानते हैं तो 25% से थोड़ा ज़्यादा, तो 0.27 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो नहीं कर रहा है। तो इसकी व्याख्या क्या है कि प्राप्त जो हमारा सहसंबंध गुणांक का मान है वो है 0.27। तो संस्कृत और अंग्रेजी के प्राप्तांकों के बीच में श्रेणी क्रम सहसंबंध का मान 0.27 है। ये तो तुमने निकाल लिया। हाँ, तो स्पष्ट है कि सहसंबंध धनात्मक है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस में मान आता, परंतु मान कम होने के कारण इस संबंध को निम्न कोटि का धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा, उच्च कोटि का नहीं है। निम्न मतलब दोनों के बीच में रिलेशन तो है लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत और अंग्रेजी में प्राप्तांकों के साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति तो है, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके कि जब इंग्लिश में बढ़ रहे हैं मार्क्स तो संस्कृत में भी बढ़ रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, किंतु यह प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छात्रों की संस्कृत और अंग्रेजी की योग्यता में साथ साथ बढ़ने की कुछ प्रवृत्ति है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है। अगर यही कोरिलेशन आता 70, 80, 90 तो ये कहा जाता कि ज्यादातर बच्चों के इंग्लिश में भी मार्क्स अच्छे हैं और संस्कृत में भी मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सभी के मार्क्स एक समान रूप से अच्छे नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इस एक्सप्लेनेशन में तुम लोग को कोई चीज में डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, क्वेरी, या फिर समझ में आ गया तो वो भी बताओ कि हाँ आ रहा है। मैम मैम आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैंने क्लास लेट से ज्वाइन किया है। अच्छा बेटा भेज देंगे। चलो अभी जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? नो मैम अभी मैम
हाँ बता। मैम ये जो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जो आपने व्याख्या बताई, इसको लिखना जरूरी रहेगा उसके बाद? अरे तो जब सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद उसमें 2 ही लाइन तो है, ये का करना है इसमें? एक चीज बतानी है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है ना? धनात्मक है तो मतलब कि एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, और ऋणात्मक है तो मतलब एक का बढ़ना और दूसरे का घटना। मान लो अगर गणित और संस्कृत का रहता कि गणित में तो बढ़ रहा है लेकिन संस्कृत में कम हो रहा है, या फिर संस्कृत में बढ़ रहा है लेकिन गणित में कम हो रहा है, तो ये जो तुमने 27 देखा ना वहां पे, उसके पहले माइनस आ जाता। समझे? तो लिखना तो यस मैम। पड़ेगा ही, बिना एक्सप्लेनेशन के इसका मतलब क्लियर नहीं होता है, इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है? और दूसरी चीज, अगर 50% से कम है तो जो कोरिलेशन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर 50% से ज्यादा है तब क्या है? कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये दो स्ट्रॉन्ग है। चीजें हैं। ठीक, अब इसमें तुम्हें लिखने में कहीं कोई दिक्कत ओके। नहीं आएगी। बस 2 ही चीजों को एक्सप्लेन करना है इसमें, एक पॉजिटिव साइन, दूसरा नेगेटिव साइन, जो भी मिल रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, और दूसरा मैग्नीट्यूड की अगर 50% से अबव है देन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जैसे हमने तुम्हें पिछली बार एग्जांपल दिया था ना कि क्लासरूम में जब अलग अलग बच्चे होते हैं, कुछ के साथ हम बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को अटैच्ड पाते हैं, कुछ के साथ इट्स ओके वाली कंडीशन होती है, कुछ के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। तो अगर 50% है तो वो एवरेज है, 50 से बिलो है तो वो नॉट गुड है, और अगर 50 से अबव है तो क्या कहा जाएगा? कुछ नहीं कहा गुड। जाएगा। हाँ, तो गुड कहा जाएगा। और उसमें भी अगर 70 80 90 है तब तो वेरी गुड हो जाएगा, है ना? यस बस ये मैम। इतना है। ठीक, तो ये इसका प्रोसेस है। ये देखो इसका वही लिखा हुआ है कि कैसे हम करते हैं। तो इसमें दोनों चरों के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग क्रमबद्ध किया जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज दे आर असाइन द रैंक 1 2 3 4, है ना? तो हमने रैंक दिया सब में 1 2 3 4, और फिर जो सबसे छोटा रहेगा वो ठीक वही क्रम पाएगा जितने की कुल बच्चे होते हैं। जैसे जो 10वां प्राप्तांक था वो नंबर 10 पर आया था ना? नहीं आया था क्या? मैम आया था। चलिए, तो अब दोनों को हम अलग अलग क्रम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, विभिन्न छात्रों के द्वारा प्राप्त दोनों क्रमों के अंतर के वर्गों का योग प्राप्त कर लेते हैं। और एक चर को हम दिखाते हैं x से और दूसरे को दिखाते हैं y से। x के प्राप्तांकों को rx और y के प्राप्तांकों का जो रैंक होता है उसको ry से दिखाते हैं। फिर उसके बाद दोनों के जो रैंक का डिफरेंस होता है उसको हम कैपिटल D से शो करते हैं। और फिर D का चूंकि वर्ग करना होता है इसलिए इसका मान ज्ञात करते समय हम पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह को उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया D, और D का कर दिया वर्ग। अब वर्ग करने के बाद हम निकाल लेंगे जोड़ करके सिग्मा D स्क्वायर, और उसके बाद ये फॉर्मूला है जिससे कि हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, मान्यता क्या है इसके पीछे, कि इसमें प्रयुक्त जो फॉर्मूला है वो इस बात पर आधारित होता है कि प्रत्येक क्रम केवल एक ही बार दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप उस क्रम को बार बार दे देंगे, तभी आपका n जो है वो लास्ट वाला उतने के बराबर आएगा जितने के बच्चे हैं। ठीक है? अगर एक ही क्रम को तुम 2 बार दे दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। एक बार देना है, बार बार नहीं देना है। तो ये देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 100 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से बच्चों ने गणित और विज्ञान में ये अंक प्राप्त किए हैं। अब सहसंबंध विधि द्वारा दोनों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो अब यहाँ पे दे दिया कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बच्चे हैं ये, उनके मैथ्स के और साइंस के मार्क्स। अब इसके बाद देखिए
इसकी टेबल बन गई। हमने दे दिया उनको क्रम, 12 बच्चे और ABCD भी उनका क्रम जो था। फिर मैथ्स में क्या पाया, साइंस में क्या पाया, फिर उसका हमने दे दिया RX और RY। अब डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ पे डिफरेंस निकालने पे हमको ये मिला। हालांकि मैंने यहाँ पे साइन समेत लिखा है, लेकिन साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे। डी स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे। डी स्क्वायर को ऐड करने पे सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिल गया 44। अब n है 12 और सिग्मा डी स्क्वायर है 44। अब इसकी कैलकुलेशन हमने की। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे 44 रखा और यहाँ पर रख दिया 12। n स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन हमने किया तो 264 बटा 1716 मिल गया। अब इसको हमने यहाँ पे सीधे भाग दे दिया। ठीक है, 264 में 1716 का भाग दे दिया। तुम वैसे भी कर सकते हो, अगर इसको माइनस करोगे, उसे एलसीएम लेके करोगे, तो यहाँ पर भी 1716 आ जाएगा, उसमें से 264 को माइनस करना पड़ेगा और इससे भाग देना पड़ेगा। तो इसके बाद जो वैल्यू हमको मिली दैट इज 0.85। अब देखो यहाँ पर गणित और विज्ञान की बात हो रही है। तुम लोगों ने वैसे भी फील किया होगा कि जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उसकी साइंस भी अच्छी होती है इन जनरल, और जो कोरिलेशन है वो भी इसी तरीके का यहाँ पर दिखा रहा है 0.85। तो अब देखिए यहाँ पर धनात्मक 0.85 सहसंबंध गुणांक उच्च धनात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि बच्चे के गणित में प्राप्तांक बढ़ेंगे तो विज्ञान में भी बढ़ेंगे, और अगर गणित में घटेंगे तो विज्ञान में भी घटेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है एक्सप्लेनेशन या कोई डाउट है? आ रही है मैम। ये तो कथा की तरह सुन रहे हो तो सब आ रहा है, जब करोगे तो जानते हो क्या होता है, किसी एक में रैंक दोगे वही दोबारा दूसरे में भी चला जाता है। इसलिए करते समय ध्यान देना। जितना आसान ये देखने में लगता है ना, उतना होता नहीं है, घन चक्कर कर देता है। और ये भी मत सोचना मैं डरा रही हूँ, करना जरूर। अच्छा होता है कि नहीं, जब सवाल देखो तो आसान लगता है, जब करने लगो तो दिक्कत आती है, नहीं आती? यस मैम यस मैम होता है। जो जोड़ देखने में आसान लगता है वो जब करने लगी तो उसमें कभी हासिल की गलती हो जाती है, कभी जोड़ने की गलती हो जाती है। तो इसलिए करते समय थोड़ा सावधान होकर करने की जरूरत रहती है। और करने के बाद अगर समय रहे तो एक बार चेक जरूर कर ले कि सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। होता क्या है कि कभी एक बार जोड़ने में कोई गलती जो होती है वो दूसरी बार जोड़ने में पकड़ में आ जाती है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के तब करना। तो ये दोनों सवाल तुम लोग को आ गया, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखें कुछ कि पीछे वाला ही देखना है अभी? कहाँ चला के छोड़ देते हो तुम लोग जी। आगे चले, तुम लोग नहीं कहोगे तो नहीं चलेंगे, हम बैठेंगे यहीं आराम से। यस मैम। मैम चलिए। चलिए फिर चलते हैं। ये देखिए आ गया टाइड स्कोर, जो हम लोग आपको हमने बताया था कि अगर प्राप्तांक एक जैसे हो तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, अगर हमें एक जैसे प्राप्तांक दिखेंगे ना तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम उसको पहले एक अस्थायी क्रम दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ 25 है, फिर 24 है, 24 है, तो इसको 24 को 2 मिला, इस 24 को 3 मिल गया, है ना। रैंक में कहीं तो कोई ना कोई एक रैंक मिलेगा ही इसको। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर इसका हम निकाल देंगे औसत। 2 है तो 2 और 3 का जब हम औसत निकालेंगे 2 + 3/2 करेंगे, 5/2, 5/2 मतलब 5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर। यस मैम। तो हमने पहले इसको एक अस्थायी क्रम दिया, जिसमें कि हमने जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी एक वेरिएबल पर 12 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 24, 14, 25, 22, 24, 20, 15, 19, 16, 19, 19 और 21 हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उन्हें व्यवस्थित करेंगे। अब व्यवस्थित हमने कर दिया, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। हाँ, फिर हमने अस्थायी क्रम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अब देखो दूसरे और तीसरे का हमने निकाल दिया औसत। तो ये जो है ये व्यवस्थित क्रम है। जब हम फाइनल चार्ट बनाएंगे तो उसमें हम इसी क्रम को स्थान देंगे। 2 और 3 की जगह पे हम 2.5 और 2.5 देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, कोई भी 2 नहीं है, कोई भी 3 नहीं है, दोनों का स्थान बराबर है। और इसी तरह से आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या है 19 3 बार आया है। अब पहले 19 को मिला 7, दूसरे को मिला 8 और तीसरे को मिला 9। तो इन तीनों को ऐड करके 3 से भाग दे देंगे तो इनका औसत पता चल जाएगा। अब तुम अगर 7 8 9 को ऐड करके 3 से भाग दोगे तो तुमको 8 मिलेगा। ठीक है, तो हमने व्यवस्थित क्रम में क्या लिखा, ये 1 हो गया, ये 2.5 2.5, फिर अब चूंकि 2 3 कंज्यूम हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6। अब यहाँ 7 8 9 का औसत निकाल के नीचे हमने तीनों में 8 लिख दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 है तो इसको 10 दिया, फिर 11 है तो 11, 12 है तो 12। इस प्रकार से इसको क्रम दिया जाता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इस बात का कि किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 बच्चे हैं, इनका हमें अंग्रेजी का और विज्ञान का प्राप्तांक दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखो 10 है, फिर उसके बाद 14 है, 10 है, 19 है, 20 है, 10 है, 14 है, 12 है और 16 है। तो सबसे पहले एक नंबर पर आ गया 20। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आ गया 19। आ रहा है ना, देख लो एक बार, चेक कर लो तुम लोग भी। यस मैम। ठीक, अब तीसरे नंबर पे आ गया 16। चलो अब चौथे नंबर पे चलते हैं। तो 16 से छोटा है 14। ठीक, लेकिन अब 14 एक बार नहीं है, 14 यहाँ ऊपर भी है और 14 यहाँ नीचे भी है, दोनों जगह दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। तो अब ये जो 14 है ये 4th पर आता, 3 तक तो हम दे चुके थे। ये 14 4th पर आया और ये आया 5th पर। तो अब 4 और 5 को आप जोड़ करके अगर उसका आधा करेंगे तो वो 4.5 4.5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस मैम। है ना। तो हमने इसको क्या रैंक दे दिया 4.5 और इसको क्या दे दिया 4.5। अब 4 और 5 कंज्यूम हो चुका है, अब बचेगा कौन सा 6th रैंक। तो अब 6th नंबर पर आ रहा है आपका 12। फिर 7th नंबर जो है वो कहाँ गया 7? 6 पे 12 है, 12 से छोटा कौन सा है? मैम 10 है मगर 10 3 बार आया है। यही तो, इसीलिए तो नहीं दिख रहा है। 10 ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो अब हम इसको देंगे 7, इसको देंगे 8 और इसको देंगे 9, है ना। अस्थाई क्रम जब बनाएंगे तो 7 8 9 तीनों को दे देंगे। 6 तक हो चुका है ना। यस यस मैम। छठे नंबर पे 12 आया था। अब यहाँ तो हम नहीं लिख कर पा रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग खुद से करोगे तो वहां पर क्या करोगे, पहले अस्थाई क्रम दे दोगे। ठीक, अब अस्थाई क्रम देने पे इस 10 को मिल जाएगा 7, इसको मिल जाएगा 8 और इसको मिल जाएगा 9। क्लियर हो रहा है? ये 7वें रैंक पर है, ये 8वें पर है और ये 9वें पर है। लेकिन हमने तुम्हें बताया कि जब रिपीटिशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर औसत निकाल लेते हैं। तो हम 7 8 और 9 को जोड़ करके औसत निकाल देंगे और ये औसत आएगा 8। तो हमने इस 10 को भी 8 दिया, इस 10 को भी 8 दिया और इसके बाद जो ये है इसको भी 8 दिया। तो 7 8 9 हो चुका। अब इससे छोटा तो कुछ और बच ही नहीं रहा है। तो इसी के साथ इसका जो रैंक देने का काम था वो पूरा हो गया। अब आरवाई पे चलते हैं। पहले नंबर पर 20 है, दूसरे पर 18 है, फिर तीसरे पर है आपका 16, चौथे पर 14,
जो पांचवा है, पांचवा इसमें कौन सा है? 13। 13। ठीक, अब 13 से छोटा कौन सा है? 12 है। 12। मैम 12। लेकिन 12 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको छठा नंबर और इसको 7वां नंबर। अब दोनों का औसत निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.5 यहाँ पर और 6.5 यहाँ पर। हो गया 6 और 7 का औसत। यस मैम। ठीक, तो 6 और 7 हो गया। फिर 8th नंबर पर आ गया आपका 10 और उसके 9th नंबर पर आ गया 7। तो ये हमारी हो गई रैंकिंग। अब रैंकिंग के बाद सारा काम वैसे ही करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का स्क्वायर करना है, सिग्मा डी स्क्वायर करना है, और सिग्मा डी स्क्वायर के बाद आपको करना है कैलकुलेशन। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था मेरा, तुम लोग सही से कर लेना। देखो 1 - 6 × 147, यहाँ जो सबसे नीचे वैल्यू आ रही है सिग्मा डी स्क्वायर की, वो कितनी आ रही है? 147। और एन कितना है? 9 है ना। ये जो एन है ये 9 है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा ये आएगा माइनस में, -0.23। तो 0.23 कमजोर दिखा रहा है कोरिलेशन, और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि एक का प्राप्तांक बढ़ने पर दूसरे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, अंग्रेजी है और विज्ञान है। आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो ऋणात्मक है, अतः हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, मतलब पाया जा रहा है, और ये सहसंबंध भी बहुत ही कमजोर है, इसका मान बहुत अधिक नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश और विज्ञान के प्राप्तांकों का जो कोरिलेशन है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये इतने केसेस थे आपके रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, जिनका कि आपको कैलकुलेशन करना होता है और जिनकी कि आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो अब आप इसको लगाइए सवाल, उसके बाद फिर अगली क्लास में बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस। समझ में आ गया सब कि नहीं? खत्म करें अब क्लास आज की? अच्छा देखो, मंडे को कॉलेज में कुछ काम है, तो उस दिन का जो क्लास का शेड्यूल रहेगा वो हम तुम लोग को फिर मैसेज करेंगे कि क्या हो पाता उसमें और क्या नहीं हो पाता। ठीक है, अगर मान लो